Hello students, how are you? I hope you all are good. So today हम डिस्कस करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नेम क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। हिंदी में हम बोले तो क्या बोलेंगे उसको? संविधान। हर कंट्री का क्या होता है? अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है जो और वो बाहर की किसी कंट्री का होगा। हर कंट्री का क्या होता है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स ए रिटन डॉक्यूमेंट और ए रिटन बुक, जिसमें क्या लिखा होता है? ए सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि क्या होता है, कंट्री के जो पर्सन्स होते हैं, पब्लिक होती है, उनको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। सो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करने से पहले ये पता होना चाहिए कि अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बनाया था। और ये कब बनाया था? इसको लग गए थे 2 years 11 months एंड 13 days लगे थे इसको बनने में। एंड 26 नवंबर 1949 को ये बनकर कंप्लीट हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था। सो अब हम लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे इसको कि वाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। सो हम इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है? टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है कि जो भी कंट्रीज़ हैं हमारी मोस्टली, उनको क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। इसमें क्या कह रहा है कि ये लाइन क्या है? हमारी इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या कहता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एज वेल एज वो कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक भी हो। अब इसको हम एग्जाम्पल की उससे समझते हैं कि कैसे बनेगा। अब पहली बात तो ये पता होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? वो कंट्री जहाँ पे क्या होता है? राइट टू वोट होता है पीपल को, कि हम अपना लीडर क्या खुद चुनते हैं। और डेमोक्रेटिक के अलावा कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। जहाँ ये भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कौन रूल करता है? किंग रूल करता है। अब इंडिया है हमारा, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। एज वेल एज हम नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रीवियसली क्या था? वहाँ पे मोनार्की की फॉर्म थी, किंग वहाँ पे रूल करता था। अब उस केस में क्या था? किंग रूल करता था, तो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन तो उस टाइम भी था, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। फाइंड इट लेज आर सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ कंट्री। वो क्या कह रहा है? फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, वो क्या करता है? सेवरल पर्पस के लिए बना हुआ है। लेकिन फर्स्ट हमारा क्या होता है कि ये क्या है? कंट्री को एक बेस देता है कि जो हमारे सिटीज़न है कंट्री के, वो कैसे, उनके क्या आइडल्स है। आइडल्स का मीनिंग क्या होता है? अब हमें पता होता है कि आइडल्स क्या होते हैं। हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, दिशा निर्देश, कि मतलब उनको कैसे रहना है, वो कैसे रहना चाह रहे हैं कंट्री के अंदर। तो इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्टली ये बताता है। और सेकेंडली क्या बताता है? कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें कि हमारी फंडामेंटल नेचर क्या है सोसाइटी का, कि हमारी जो नेचर है सोसाइटी की वो कैसी है। A country is usually made up of different communities of people who share beliefs, certain beliefs होते हैं उनके। वो क्या होता है कि एक कंट्री में क्या होता है? डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं। कम्युनिटीज़ आपको पता है कि डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उन सब के जो थिंकिंग है या उनके जो बिलीव्स है सब सेम हो। तो उस केस में हमारा कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कि उनको ऐसे लगता है कि नहीं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, कईयों को लगता है उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। तो उस केस में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसे बना हुआ है कि सबको क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। A constitution have serve a set of rules and principles that all
और पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन ऑन द बेसिस। वो कह रहा है कि क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंदर क्या रूल्स भी है, प्रिंसिपल्स भी है, कि जो भी पर्सनस हैं हमारे कंट्री के वो उसको एग्री कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो कैसे गवर्न करेगी, सब चीज़ें क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि ना ही ये सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताता है बल्कि सर्टेन आइडल्स बताता है कि कंट्री को किस तरह से होना चाहिए, लोग किस तरह से रहना चाह रहे हैं। ये हमारा क्या था, वाई डज वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अब आपको पता लग गया होगा कि सेवरल पर्पस होते हैं। ये सब चीज़ें क्या थी कि कंट्री को क्यों नीड है एक कॉन्स्टिट्यूशन की। सो आगे मूव करते हैं। अभी देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या बताया हुआ है कि नेपाल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि नेपाल में, मैं आपको कह रही थी ना मोनार्की की फॉर्म है, तो मोनार्की की फॉर्म है तो उसको कैसे करेंगे हम। वो कह रहे हैं नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्लियर क्या था नेपाल में कि मोनार्की की फॉर्म थी, वहाँ पे क्या था, किंग रूल कर रहा था। तो जैसे ही वहाँ के लोगों को फील होने लगा कि हमारी कंट्री को मोनार्की की फॉर्म ना होकर डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, अपोज प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हमें तो अब ये वाला रूल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक रूल चाहिए। सो नेपाल वॉज ए मोनार्की। मोनार्की आपको पता चल ही चुका है क्या है हमारा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रीवियसली क्या था वहाँ पे, क्या था 1990 तक क्या था कि मोनार्की मतलब किंग रूल कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। और पीपल की, जब वो पीपल वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो क्या करा उन्होंने, क्या कर दिया, किसको एस्टेब्लिश कर दिया, डेमोक्रेसी को। कौन से ईयर में, 2006 में। और वो उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किया और फाइनली उनको क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई उस स्टेज में। और किसका एंड हो गया, किंग की पावर का एंड हो गया और डेमोक्रेसी आ गई। दी पीपल हैड टू राइट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं जब वहाँ पे ख़त्म हुआ सब कुछ, तो उन्होंने क्या रियलाइज़ करा कि हाँ, हमारे देश को भी एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है जो कि क्या हो, एज डेमोक्रेसी चले। दी रीज़न दैट दे डिड नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू। वो कह रहा क्या रीज़न था कि वो अपना प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं चलाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था जो भी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं थी कि जो वहाँ के लोग चाहते हो, कि मतलब उनके आइडियल्स को क्या, उनको पता ही नहीं था कि कंट्री को कैसा होना चाहिए, या वो जो चाह रहे हैं वो कंट्री में हो ही नहीं रहा है, मतलब सब चीज़ें क्या आती उनके फेवर में नहीं थी। अब इस पैराग्राफ में क्या कहता है, मैं आपको इजीली बताते देती हूँ कि एज इन द गेम, वो कह रहा है फुटबॉल की गेम चल रही है, थोड़ा सा भी रूल्स में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, रूल थोड़ा सा भी चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारी पूरी गेम ही चेंज हो जाती है। नेपाल ने क्या करा, मूव कर लिया मोनार्की से डेमोक्रेटिक तक। तो नीड्स क्या आती, हमारे जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसको चेंज करने की नीड आ गई, क्योंकि क्या करना था, हमें एक न्यू सोसाइटी की साइड जाना था। दिस इज़ वाई पीपल ने क्या करा, 2015 में क्या हुआ था, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था नेपाल के लोगों ने। अब हमारे यहाँ पे दी हुई है कि इस पैराग्राफ में दिया हुआ है आपको कि हाँ उन्होंने कैसे, ये कैप्शन दिया हुआ है, अब पूरी स्टोरी बना रखी है इसके अंदर कि नेपाल के जो लोग थे उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के लिए अपनी कंट्री में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि क्या करता है, नेचर भी बताता है पॉलिटिकल सिस्टम का कि क्या होता है। पॉलिटिकल, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उसमें क्या होते हैं, लीडर्स होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका भी प्लेस दिया गया है कि जो भी लीडर्स है वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, इसी के लिए वहाँ पे सारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि सो दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी क्या करना पड़ता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ता है, कि ताकि, अब एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि नेपाल में अर्लियर क्या था, किंग रूल करता था और उनके ही खुद के ही क्या होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। तो कंट्री ने क्या कहा कि अडॉप्ट करो डेमोक्रेटिक फॉर्म को, फाइन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्ले करता है, क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल क्या होता है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी डिसीज़न लेगी किसके लिए लेगी, सोसाइटी के लिए लेगी, बट एज वेल एज दे हैव टू कंसीडर देयर कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑल्सो। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आर लीडर्स। हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी में कि अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर। वो कह रहे हैं अपनी पावर का क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी। अब वो यहाँ पे यही कह रहा है कि अपनी पावर का यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मिस यूज़ करते हैं वो अपने ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी क्या होता है, यहाँ पे अथॉरिटी आया हुआ है, सॉरी, ऑटोनॉमी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या कह रहा है। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पावर आती है तो क्या होता है कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज दे हैव पावर। द मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। अब हम क्लासरूम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, इसके थ्रू पढ़ते हैं हम इसको, फाइन। अब ये देखो इसमें क्या कहा गया है कि सुरेश क्या है, क्लास मॉनिटर है। ओके, सुरेश क्या है, हमारा क्लास मॉनिटर है। तो उनकी टीचर मिसिज़ राव ने क्या कहा कि अभी मेरे को बाहर जाना है, उनको बाहर जाना था, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि सुरेश जब तक मैं नहीं आती तब तक आप क्या करो, क्लास को देखो, ठीक है। तो सुरेश ने अनिल को क्या कहा कि मैं तो तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, लेकिन अनिल कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जब मिसिज़ राव रिटर्न मतलब क्लास में वापस आए तो उन्होंने क्या करा, सुरेश ने अनिल की शिकायत लगा दी कि मैम जैसे आई आप बाहर गए थे और ये क्लास में तेज की चिल्ला रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और ये मेरी भी बात नहीं सुन रहा था। देन अनिल ने क्या करा, अनिल ने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है और ये सुरेश है ना, ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, सुरेश था जो हमारा क्लास मॉनिटर, तो उसने क्या करा, अपनी पावर का मिसयूज़ किया, अपनी पावर का क्या किया, मिसयूज़ किया। ओके, तो अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे अब देखो इस पैराग्राफ में क्या आएगा। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती है, उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे वो क्या होता है, इसी पावर के लिए एक सेफ गार्ड भी देता है लोगों को कि हाँ अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो पब्लिक को क्या है, एक सेफ गार्ड के लिए भी रोल प्ले करता है। तो इस टॉपिक में सिर्फ यही था कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, सेफ गार्ड भी है एक किस्म से, और उसके बाद क्या है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हमें, किसी के साथ भी हमें क्या पार्शियलिटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। किस बेसिस पे, कि उसकी रिलीजन कुछ हो रहा है, कि उसकी कास्ट कुछ हो रहा है या जेंडर कुछ हो रहा है। तो ये सब हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें, कि राइट टू इक्वालिटी हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या गारंटी करता है हमारा राइट कि जो भी यहाँ पे लोग हैं उनका क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, सो अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो डोमिनेंट ग्रुप है ना हमारा, वो क्या है, अपनी पावर का ऐसे मतलब कि एक होता है हमारी मेजॉरिटी, एक होता है हमारी माइनॉरिटी। मेजॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा, और माइनॉरिटी क्या होता है, कम। कि यहाँ पे अब क्या कहेगा, ये हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं क्लास में। तो बॉयज़ कह रहे हैं हम तो क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स कह रही है नहीं हमने तो बास्केटबॉल खेलनी है। तो मेजॉरिटी किस में थी इसकी, यहाँ पे कि बॉयज़ ज़्यादा थे और गर्ल्स कम थी। तो एट लास्ट उन्होंने क्या कहा कि नहीं हम तो ना ज़्यादा लोग हैं, हम बॉयज़ ज़्यादा है इसलिए हम क्रिकेट खेलेंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पे क्या कर लिया, मिनॉरिटी को मतलब गर्ल्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें भी दी गई है कि हाँ जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो क्या करे, उनके साथ साथ मिनॉरिटी के साथ साथ भी क्या ना हो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनकी भी सुनी जाए। वो कह रहा है इस टाइप के जो अनहेल्दी सिचुएशंस होती है ना हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी आती है,
जहाँ पे मेजॉरिटी होती है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, अपने डिसीज़न को एनफोर्स करने की ट्राई करती है, और जो माइनॉरिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देती है। एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टाइनी ऑफ मेजॉरिटी। टाइनी ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है कि जब मेजॉरिटी ग्रुप क्या करता है, अपनी ही चलाता है, या मतलब कि जुल्म करना। तो ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स। वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कंटेन करता है रूल्स को। दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग। वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि जो हमारे रूल्स बने हुए हैं ना, वो मेजॉरिटी के लिए भी बने हुए हैं और माइनॉरिटी के लिए भी बने हुआ है। और इसमें ये स्पेशली कहा गया है कि हम माइनॉरिटीज़ को क्या एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उनको भी हम क्या करेंगे, उतनी ही इम्पॉर्टेंस देंगे जितनी हम मेजॉरिटी के लोगों को दे रहे हैं। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny। वो कह रहा है क्या रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने का, कि इस टाइप की टाइरानी की सिचुएशन से बचाने के लिए। दिस कैन बी रेफर्ड टू वन कम्युनिटी। क्या होती है इसमें, डोमिनेटिंग अदर। वो कह रहा है इस सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि एक कम्युनिटी क्या है कि हाँ, जो एक कम्युनिटी है वो दूसरों को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। ठीक है, जैसे कि इंटर कम्युनिटी, मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलो। ओके, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव आवर सेल्फ। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें खुद से ही बचाना। अब आप कहोगे खुद से क्यों बचाना है, खुद को थोड़ी ना हम कभी हार्म करेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, शबनम क्या है, शबनम इज़ इन ए फिक्स, शी हैज़ टू डिसाइड टू मेक अ डिसीजन। मतलब उसने क्या करना था, 2 चैप्टर रिवाइज करने थे शबनम ने, बट उस टाइम उसका और उनका कल क्या था, टेस्ट था। लेकिन एज वेल एज उसके क्या था, एक टीवी प्रोग्राम आ रहा था, उसको वो भी देखना था। बट अगर वो देखती तो वो अपनी रिवीजन ना कर पाती। तो शबनम के पेरेंट्स ने क्या कहा कि बेटा आप क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत आ गई आपको। तो उसके बाद क्या कहा कि शबनम ने बताया कि पापा मेरा तो मम्मा पापा पेरेंट्स को अपने बोला कि मेरा एक प्रोग्राम भी आ रहा है और मुझे अपने चैप्टर्स भी रिवाइज़ करने हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, हम भी बंद कर देते हैं देखना, आप पढ़ लो। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस चैप्टर में, तो उसके पेरेंट्स ने भी वो एपिसोड देखना बंद कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि 2 सिचुएशंस थी उसके आगे की, या तो टीवी देखे या पढ़ाई करे। तो इस केस में भी ऐसी सिचुएशंस भी आती है कई बारी कि हमें डिसीज़न लेना पड़ता है जब हमारे पास 2 ऑल्टरनेट्स होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इसमें भी हेल्प करता है। ओके, हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, जो कि हमें बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो एक्रोमीनियस दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर। कई बार क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी के वो है लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या हो जाए, इनकैपेबल हो गया अपने डिसीज़न लेने के लिए। उसके केस में क्या होता है, हमें चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए होता है हमें, क्या, जो वो डिसीज़न ले। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज इन द लॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल, जो कि वो डिक्टेटर बनाता है। एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता। अब इसमें की फीचर्स में क्या कह रहा है कि 20th सेंचुरी में क्या था, इंडियन नेशनल मूवमेंट हुई, उन्होंने स्ट्रगल किया ब्रिटिश के अगेंस्ट और अपनी इंडिपेंडेंस ले ली। इस केस में क्या हुआ, लोगों को लगा कि हाँ चलो फ्रीडम तो मिल गया है। उसके बाद उन्होंने फील किया कि कंट्री को कैसा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या करी, प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी कि एक फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए अंडर ब्रिटिश। मतलब कि ब्रिटिश का जब राज था तो क्या होता था कि वो उनको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। ठीक है, लॉन्ग एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किया
कि हाँ लॉन्ग उन्होंने एक्सपीरियंस किया ब्रिटिश के रूल में हमारी चलती नहीं थी, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी या कुछ भी। तो उस केस में उन्होंने क्या कर दिया कि हमारी गवर्नमेंट को कैसे रन करना चाहिए अपनी कंट्री में, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, उन्होंने कहा सबके साथ इक्वली और मतलब कि इक्वालिटी होनी चाहिए। बेसिकली उनका मेन फंक्शन यही था कि इक्वालिटी होनी चाहिए। और फिर हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, 300 से ज़्यादा लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन 1946। वो क्या पीरियडिकली मिलते थे फॉर नेक्स्ट 3 years। क्या उन्होंने क्या लिखा, फिर हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और अब देखते हैं अब हम इसको कि देखो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने बताया ही था आपको कि किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने लिखा था। ठीक है, इन्होंने हमारा क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। सो दीज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ अ ह्यूज टास्क। उनके आगे क्या था कि उनके आगे बहुत बड़ा टास्क था कि हमें अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो उन्होंने क्या करा, कंट्री जैसे कि हमारी कंट्री क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ पे कितनी सारी कम्युनिटीज़ रहती है, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलती है, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती है और उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, वो कह रहे जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है तो इंडिया क्या था, एक किससे गुजर रहा था, कि टर्न ऑयल, क्या चीज़ लिखी है, टर्म ऑयल, मतलब एक तूफान से गुजरा कि लोगों ने क्या किया होगा उस टाइम, उसको अपोज भी किया होगा। द पार्टीशन ऑफ कंट्री, फिर क्या हो गया, हमारा पार्टीशन हो गया किसका, इंडिया और पाकिस्तान का। और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे भी थे जो अनडिसाइडेड थे अपने फ्यूचर के बारे में, और वास्ट पीपल ऑफ जो थे वो डिसमिल होने लग गए। all these issues placed mind on the members of constituent assembly as they drafted the फिर वो सारी चीज़ें क्या होगी, जो हमारे मेंबर्स से जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे उनके माइंड सेट पे बैठ गई। तो फिर ये सब चीज़ें क्या हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है। अब हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। जब हमारी एक ऐसी सिचुएशन एग्जिस्टेंस हो जिसके अंदर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अब ये देखो, फर्स्टली हमारी क्या आती है, लोकल लेवल आता है ना, हमारा लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है। फिर क्या आती है हमारी स्टेट लेवल, फिर क्या आती है हमारी सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे जैसे आपको पता है कि पीएम वर्क करते हैं ना हमारे, और यहाँ पे कौन करते हैं, सीएम करते हैं स्टेट लेवल पे। और यहाँ पे कौन होंगे, एमएलए वगैरह जो होते हैं हमारे, ये किस में है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। ये हमारा क्या है, फेडरलिज्म। जब मतलब ये देखो, एक हो गया लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या होगी 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है हमारी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, फेडरलिज्म। ओके, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़, वो कह रहा है यहाँ पे भी यही कह रहा है कि हमारी जो इंडिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में क्या है, कम्युनिटीज़ है। उसमें क्या होता है, डिवाइज्ड। वो कह रहा है हमें ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम चाहिए, डिवाइज्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, रेडी होना। मतलब हमें ऐसी गवर्नमेंट को रेडी करना है, ऐसे सिस्टम को रेडी करना है कि जिसमें क्या हो, एक पर्सन है जो कि अपनी कैपिटल सिटी में बैठा है, जैसे हमारी यहाँ की क्या है, न्यू दिल्ली, वहाँ पे बैठकर तो वर्क नहीं कर सकते ना। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, अलग लेवल पे, हर लेवल पे क्या चाहिए, पर्सन चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये फेडरलिज्म है। अब इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, सो दैट, वो कह रहे हैं हमें पता है कि हर लेवल पे हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए जो कि हमारे पर्टिकुलर डिसीजंस ले पाए उस एरिया के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या था, इंडिया क्या कर रही थी, ऑटोनॉमी इंजॉय कर रही थी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, पावर्स टू टेक डिसीजन, कि मतलब पावर्स है उनके पास कि डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में पावर जब उनके पास है तो ये इतना तो फाइनल है, पावर है,
तो एज वेल एज वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी तो नहीं कर सकते। तो उस केस में उन्हें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके भी उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको भी क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लिस्ट दी गई है कि ईच टायर है जो हमारा गवर्नमेंट का टायर मतलब लेवल ही होता है, कि उनके लिए भी रूल्स बने हुए हैं। अब ये भी रूल बना हुआ है कि जो भी टायर है हमारा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो अगर वर्क कर रहे हैं कहीं पे और पैसे लग रहे हैं वहाँ पे, और वो पैसा कहाँ से लेंगे, इस बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अंडर फेडरलिज्म स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ दी, मतलब वो क्या कह रहा है, फेडरलिज्म में क्या कह रहा है कि जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट है वो तो उनके अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना है उनको, कि मतलब स्टेट को सेंट्रल को देखना है, बट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना है। ऑल पर्सन इन इंडिया, वो कह रहा है जो भी पर्सन है हमारे इंडिया में वो कहाँ से गवर्नड होते हैं, बाय लॉज एंड पॉलिसीज़, जो कि हर लेवल पे गवर्नमेंट बनाती है। ओके। अब पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी, डिफरेंट टायर्स होते हैं, हमें पता चल गया, ठीक है। डिफरेंट टायर होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, जो कि पर्सन इलेक्ट होते हैं, उसके अंदर अपने आप को मतलब पार्टी, हर पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। सफरेज का मीनिंग क्या होता है, राइट टू वोट, मतलब कि राइट टू वोट, जैसे ही हम 18+ हो जाते हैं हमें राइट मिल जाता है ना कि हम वोट कर सकते हैं। व्हेन दे आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस और फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये सारा क्या बताया गया है इसके अंदर, कि किसी की बेसिस पे भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, 18+ होते ही हमें क्या मिल जाएगा, राइट टू वोट हो जाएगा। हम ना जेंडर के बेस पे, ना क्लास के बेस पे, ना किसी की कास्ट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन है उसका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल कर रहा है तो उसको क्या है, अपने वो क्या कॉन्टेस्ट इलेक्शंस में भाग ले सकता है। ओके। देन वो किसके लिए अकाउंटेबल होगा, पब्लिक के लिए। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, जवाबदेही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मीनिंग ही पता लग रहा है हमें कि पावर्स को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स। वो कह रहे हैं 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे, किसके, गवर्नमेंट के। एक हमारा क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी आपको पता है जैसे हमारे कोर्ट वगैरह हो गए। लेजिस्लेचर क्या होता है, रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, स्मॉलर ग्रुप होते हैं पीपल के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और गवर्नमेंट को रन करने के लिए। जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी का हम वैसे 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, बट वही होता है कि कंट्रीज, कोर्ट्स होते हैं जो हमारे कंट्री के, वो किसके अंडर आते हैं, जुडिशरी। In order to prevent the misuse of power by one branch of the government, Constitution says that each of these organs should exercise different power. इसीलिए ही Constitution ने क्या कहा कि इनके पास क्या है, different powers है, ठीक है। आप इसको देखना, 3 ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन सब के क्या है, अपने अपने काम है। थ्रो दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन दी अदर गवर्नमेंट। वो कह रहा है एक क्या करता है, एक ऑर्गन काम कर रहा है, सेकेंड ऑर्गन उसको क्या करता है, चेक करता है। एंड दिस इंश्योर्स क्या रहता है, बैलेंस बना रहता है इन तीनों के बीच में और इनकी पावर्स का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है कि हमारे को क्या मिले हुआ है, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुआ है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है हमारे को मिला हुआ है एक राइट टू इक्वालिटी,
कि जो भी कंट्री में पर्सन है वो क्या है, सारे इक्वल है, किसी को भी हम कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, किसी भी बेसिस पे हम उनके साथ क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता है, वो कहीं पे भी जाकर अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस, अपना ऑक्यूपेशन कर सकता है, कोई भी बाउंड नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या है, अगर किसी पर्सन का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, शोषण हो रहा है, तो इस केस में क्या है, उसको राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट कि वो उसके अगेंस्ट बोल सकता है। लाइक एम्प्लॉयमेंट अंडर 14 ईयर्स, क्या एक्सप्लॉयटेशन है चिल्ड्रन का। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम क्या है, रिलीजन की, कोई भी पर्सन है वो अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सबको क्या है, अपना कल्चर का राइट मिला हुआ है और अपना एजुकेशन का राइट मिला हुआ है। ओके, और ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये क्या कह रहा है, ये क्या कहता है, दिस अलाउस सिटीज़न टू मूव द कोर्ट। वो इसमें क्या कह रहा है कि सिटीज़न को ये अलाउंस दिया हो गया है कि वो क्या कोर्ट में जा सकते हैं इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। इसमें क्या कह रहा है कि लोगों को अधिकार है, अगर उनका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो क्या वो कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट अपनी कोई भी जो चल रहा है उनका सीन, तो क्या आएंगे वहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं कि हाँ हमारा ये वाला फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिल रहा है। तो इसमें सारा यही दिया हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे। अब ये क्या हुआ है, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ए सेकुलर स्टेट इज़ वन in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। वो कह रहा है एक ऐसा सेकुलर स्टेट है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या, स्टेट किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर रही है, तो उस केस में ये क्या कहलाया जाएगा, सेकुलरिज्म। अब इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकुलरिज्म का चैप्टर है, सो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।